Good morning, students. Now, today we read about our topic agriculture, and in agriculture we read about crop season, major crops of India कि भारत में कौन कौन सी फसलें होती हैं, क्योंकि भारत में आमतौर पर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे हैं, हमारी इकोनॉमी मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। कि आज के टाइम में भी अगर हम बात करते हैं 2020 तक कि हमारी जो भारत की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड्स है। एग्रीकल्चर डिपेंड्स एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी। हमारा जो टोटल जीडीपी की हम बात करते हैं तो टोटल जीडीपी का मोर देन 40% हमें अकेला एग्रीकल्चर से मिलता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चर में हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जीडीपी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसका है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भारत में एम्प्लॉयमेंट 80% पीपल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर in 1947 at the time of independence, and in 21st century at present 68% population depends on agriculture। कि हमारी एक 68% पॉपुलेशन आज भी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड्स हैं। और यहाँ पर हम अब बात कर रहे थे मेजर क्रॉप्स के बारे में कि भारत में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं, और इन मेजर क्रॉप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे राइस। जो भारत की फूड क्रॉप्स हैं इसमें हम जो मेजर क्रॉप्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारी होती हैं फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स। कुछ हमारी खाद्य फसलें होती हैं, कुछ खाद्य फसलें हैं कि फसलों का उत्पादन हम करते हैं लेकिन उनका खाने में यूज हम नहीं करते। फूड क्रॉप्स में जैसे फूड ग्रेन्स वगैरह इसमें हमारे आते हैं। इसके अलावा दालें वगैरह जो मिलेट्स वगैरह इसमें हमारे आते हैं, और वीट है, राइस है, ये सारी चीज़ें इसमें हम शामिल करते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स में जैसे कॉटन है, रबड़ है, जूट है, ये कब फसलें हमारी नॉन फूड क्रॉप्स में शामिल होती हैं। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं हमारी फूड क्रॉप्स, क्योंकि मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं पहले हम फूड क्रॉप्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है राइस। राइस इज़ द मेजर क्रॉप। भारत में अगर हम बात करते हैं, पहले बात करें हम भारत में, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी फसल का उत्पादन होता है तो वो राइस फसल का है। भारत में सबसे ज़्यादा यूज अगर कोई फसल की जाती है तो वो राइस है। सेकंड नंबर इसमें हमारा आता है वीट, उसके बाद मिलेट्स। कुछ मोटा अनाज है जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये तीसरे नंबर पे आता है। तो पहले हम राइस, और इसमें आपके जो क्वेश्चंस आमतौर पे बनते हैं वो बनते हैं जियोग्राफिकल कंडीशंस। जियोग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक परिस्थितियाँ। क्वेश्चन सपोज करो कि आपके आया एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ राइस क्रॉप, कि राइस क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, इसके उत्पादन में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके बारे में अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो इसमें ज्योग्राफिकल कंडीशंस में सबसे पहले दो तीन चीज़ें इसमें आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि ये फसल रबी की है या खरीफ की है। क्रॉप सीजन के बारे में आपको पता हो तो आपने मेनली एक्सप्लेन करना है क्रॉप सीजन। सेकंड नंबर पे आपने देखना है टेम्परेचर। इसके अलावा आपने इसमें शामिल करना है रेनफॉल। ये तीन चीज़ें तो मेनली इसमें आपको पता हो कि किस फसल के लिए हमें ये कौन से क्रॉप सीजन में ये आती हैं, कितने टेम्परेचर की हमें ज़रूरत होती है, इसमें कितने रेनफॉल की हमें ज़रूरत होती है, और इसके अलावा
प्रोडक्टिव स्टेट्स कि इसके उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में। तो हम बात कर रहे हैं राइस की। राइस क्रॉप्स इज इन मेनली आवर खरीफ क्रॉप्स। ये हमारी जो खरीफ क्रॉप्स हैं, खरीफ की जो फसलें हैं, उसमें राइस को शामिल किया जाता है। वी नीड 35 to 45 डिग्री टेम्परेचर। हमें 30 से 35 भी, हम इसको मतलब 30 से मोर देन 30, मेनली 35 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की इसके लिए हमें ज़रूरत होती है। एंड हाई ह्यूमिडिटी, इसके लिए हमें ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, जो आर्द्रता होती है, मौसम में जो नमी होती है। जैसे आज के टाइम में हम बात करते हैं कि गर्मियों का जो सीज़न होता है, ये राइस क्रॉप्स के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। वी नीड हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 35 to 45, हाई ह्यूमिडिटी विद मोर देन 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसके लिए, मतलब 35-45 के नियर अबाउट हो, और ह्यूमिडिटी हो, और इसके अलावा जो एनुअल रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कम से कम बरसात हो। इससे ज़्यादा बरसात भी इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम, अगर रेनफॉल कहीं पे नहीं है, कहीं पर अगर बरसात नहीं होती, तो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम, जहाँ पर बरसात नहीं होती वहाँ पर अच्छी सिंचाई सुविधाएं हों। जैसे हम नहरों का प्रयोग करते हैं, कहीं पर नहरें हैं, इजीली मतलब उसके आसपास के एरिया में राइस क्रॉप्स का उत्पादन इजीली हो सकता है। अगर राइस क्रॉप्स का नहीं है, मतलब आसपास के एरिया में अगर ऐसा नहीं है, तो इसके लिए हमें बेस्ट, अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्यूबवेल्स वगैरह का हम यूज़ करते हैं। तो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम जहाँ पर होगा वहाँ पर ईजिली हम राइस क्रॉप्स का उत्पादन कर सकते हैं। ये फसल बोने का सीज़न आपको पता हो, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम। मैंने जब आपको कहा कि क्रॉप सीजन का आपको पता है खरीफ, पिछले कल मैंने जो टॉपिक आपको करवाया था, उस टॉपिक में मैं आपको करवा चुका हूँ कि राइस जो खरीफ क्रॉप से ये कब बोई जाती है। ये आमतौर पे मई जून में बोई जाती है। हार्वेस्टिंग टाइम क्या है? अक्टूबर नवंबर। भी जो फसल आपको पता है कि खरीफ क्रॉप्स में ये मेन, जो खरीफ क्रॉप्स की मेन क्रॉप्स हमारी राइस है, और इस क्रॉप को बोने में मई जून का टाइम है, तो इसमें सोइंग टाइम आपको पता ही लग गया कि राइस का जो सोइंग टाइम है वो मई जून या मिड जुलाई तक इसको आप लिख सकते हैं कि ये फसल यहाँ तक बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। इसके बारे में आपको पता हो ये, और भारत की सबसे मेजर क्रॉप्स हैं। और भारत में इसका उत्पादन आमतौर पर होता कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, पंजाब में, हरियाणा में, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये भारत के मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर खरीफ क्रॉप्स मीन्स राइस क्रॉप्स का उत्पादन होता है। इसके बाद हम सेकंड जो हमारी फसल है उसके बाद हम करते हैं वीट क्रॉप्स, कि हमारी सेकंड जो मेजर क्रॉप्स में आती है वो हमारी वीट क्रॉप आती है, गेहूं की फसल। दिस क्रॉप्स इन्वॉल्व इन रबी क्रॉप्स, ये हमारी रबी क्रॉप्स में शामिल है। रबी क्रॉप्स जो हमारी हैं, रबी फसलें, उसमें सबसे मेजर क्रॉप्स हमारी वीट क्रॉप है। और वीट क्रॉप्स में, जो रबी क्रॉप्स में हम इसको शामिल करते हैं, इन फसलों में सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं वो है इसका शोइंग टाइम, कि ये फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। शोइंग टाइम अक्टूबर एंड नवंबर, एंड हार्वेस्टिंग टाइम मार्च अप्रैल।
मार्च अप्रैल में या अप्रैल मई में, मतलब मिड मई तक हम कह सकते हैं ये फसल हार्वेस्टिंग टाइम इसका होता है कि ये इस टाइम बोई जाती है और यहाँ पर वो होती है। उसके बाद इसके लिए एक लैंड की अगर हम बात करते हैं कि एक फर्टिलिटी रेट काफ़ी अच्छा हो, उन एरियाज़ में ये फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा रबी क्रॉप्स रिक्वायर्ड कूल ग्रोइंग सीजन, कि इसके ग्रो करने के लिए, इस गेहूं की फसल को ग्रो करने के लिए एक कूल टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं नियर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की हमें इसमें मैक्सिमम ज़रूरत होती है। एक ठंडा मौसम हो, जैसे हमारे नॉर्थन प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं, हमारे हरियाणा में, पंजाब में आमतौर पर जो सर्दियों का सीज़न हमारा होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन फसलों में, एंड दिस क्रॉप्स ऑल्सो नीड फ्रॉस्ट। इसके लिए हमें ज़्यादा कोहरे की, धुंध की हमें ज़रूरत होती है, ये इसके लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है। एंड हार्वेस्टिंग टाइम अक्टूबर, इसमें मार्च अप्रैल। तो जो ये फसलें कटने का जब टाइम आता है, तो फसलें कटने के टाइम की अगर हम बात करते हैं, फसल काटने का हार्वेस्टिंग टाइम के टाइम, इसके लिए हमें सनी डेज की ज़रूरत होती है भी। जैसे तेज़ धूप की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि ईजिली ये फसल उस दौरान उसमें पक जाती है। और बात करते हैं हम कि भारत में जो ग्रोइंग स्टेट्स हैं वो गंगा सतलुज प्लेन्स, कि हमारे गंगा सतलुज के जो मैदान हैं वहाँ पर आमतौर पर ये फसल बोई जाती है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये इसके मेन प्रोडक्टिव स्टेट्स हैं कि इन एरियाज़ में ये फसल बोई जाती है। तो इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। उसमें जो हमारी मेजर क्रॉप्स में फूड ग्रेन्स, मिलेट्स के बारे में हम, और उसके बाद जो नॉन फूड क्रॉप्स हमारी हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।